कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, माउथ में प्रेजेंट था, हमारे लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट था। कनेक्ट कौन करता है, बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है, तो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं लिगामेंट। दूसरी होती हैं आपकी वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, एक होती हैं आपकी वॉलेंट्री मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू माँ, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो कैसे हैं मेरे प्यारे क्लास 9th ग्रेडर्स? तो आज आपका एनसीईआरटी रीडिंग का एनिमल टिश्यूज़ का सेशन है, जहाँ पे भाई हम ऑलरेडी प्लांट टिश्यूज़ के एनसीईआरटी रीडिंग कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कौन से पैराग्राफ में से कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से इनसे क्वेश्चंस फ्रेज होते हैं, बनते हैं। तो आज वैसा ही एक सिमिलर सेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इस पूरे सेशन को चेकआउट करो और अपने पास वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो या फिर एनसीईआरटी में मार्क कर लो जिनसे क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद अ प्यारा सा मोटिवेशनल कोट, यू कैन डू मोर, फाइंड योर पर्पस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड नॉलेज। नॉलेज देने का काम मेरा है, मोटिवेशन देने का काम मेरा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने का काम तुम्हारा है, पढ़ाई करके ठीक से और अपने आप को अपने से बेस्ट करने का परफॉर्मेंस वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्प करने के लिए मैम हमेशा आपके साथ हैं। चलो तो लेट्स बिगिन आवर एनिमल टिश्यूज की। भाई एनिमल टिश्यूज से रिलेटेड हमने एक्चुअली में पढ़ा क्या क्या था, तो आप सबको पता है एनिमल टिश्यूज में कितने टिश्यूज हमने पढ़े थे? 4 टिश्यूज पढ़े थे। सबसे पहला टिश्यूज था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा था? सबसे पहला था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। फिर उसके बाद हमने कौन सा टिश्यू पढ़ा था? कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स पढ़े थे। थर्ड हमने पढ़ा था मस्कुलर टिश्यूज के बारे में एंड फोर्थ हमने पढ़ा था नर्वस टिश्यू के बारे में। तो भाई एपिथेलियल टिश्यू की क्या क्या एपिथेलियल टिश्यू का क्या क्या खास बात रहती है, आज इसमें टिक मार्क करवाने वाली हूँ। अपनी बुक में ज़रा खोल करके ध्यान से देख लेना। तो देखें भाई यहाँ पे ये वो होता है क्या, जूम, है ना। तो अगर ये जूम होता है, लेट्स से जूम तो नहीं हो रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको इस तरीके से, हाँ चलो कोई नहीं। अब ये आपका बड़ा सा जूम तो नहीं होगा, लेकिन आई थिंक सो दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसकी फर्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ है कि एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू। एक काम करते हैं, इसकी पीडीएफ ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसकी पीडीएफ ही ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ से हमने खोल ली है अपनी एनिमल टिश्यूज की पीडीएफ एनसीईआरटी बुक की। तो हम देखते हैं कि भाई सबसे पहला तो हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है आप सबको पता ही है। एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को कवर करती है विद इन द बॉडी एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑल्सो। आपके बॉडी के बाहर में भी प्रेजेंट होती है और बहुत सारे जो आपके ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके इनर वॉल में भी, इनर साइड पे भी आपका एपिथेलियल टिश्यूज ही प्रेजेंट होता है। यह आपका बैरियर भी बनाता है, जैसे कि स्किन में लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में हमने सबसे पहला टिश्यू कौन सा पढ़ा था? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल, है ना। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यूज कैसे होते हैं। ये आपके बॉडी की आउटर कवरिंग में भी प्रेजेंट होते हैं एंड आपके ऑर्गन्स के इनर साइड में भी, इनर वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होते हैं आपके सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल, जिसकी मैंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आप लोगों को। पहली तो मैंने ये बताई थी, दे आर द प्रोटेक्टिव लेयर, दे फॉर्म द बैरियर टू सेपरेट योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसे कि हमारी स्किन। और साथ साथ में
ये किस में हेल्प कर रहे थे, ये किसी की चीज के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे थे, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे थे। तो ये देखो आपके एनसीईआरटी की बुक में ही लिखा हुआ है, इनके लोकेशन मेंशन है कि माउथ में प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स क्या करवाती हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, तो ट्रांसपोर्ट हो गया इसका फंक्शन। लंग एंड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो होती है वो आपके लंग्स के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मेनली गैसियस एक्सचेंज में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में मेन काम करती है। तो देखो आ गया एक्सचेंज का फंक्शन, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज कैसे होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, मैंने आपको बताया ही था एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस की प्रेजेंस नहीं होती है। एक कंटिन्यूअस शीट बनाते, कंटिन्यूअस शीट मैंने ऐसे लेयर्स बताई थी आपको कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल इस तरीके से अगल बगल लगे होते हैं आपके, ऐसे कंटिन्यूअस से शीट बनाते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी of cells, various epithelia plays an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment। मैंने आपको बताया कि भाई एक तो लेयर बहुत पतली पतली सी होती हैं, कोई भी चीज़ थिन होती है ना, देखो ध्यान से सुनना, कोई भी मटेरियल या कोई भी बॉडी का पार्ट अगर आपका थिन होता है तो उससे चीज़ों का एक्सचेंज बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू मेनली या तो ट्रांसपोर्टेशन में या तो एक्सचेंज में या तो एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना रहे होते हैं। तो इसीलिए भाई यहाँ से आपका मटीरियल का एक्सचेंज बहुत ईजिली हो रहा है, जो आपकी इसी लाइन में लिखा हुआ है कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होती है, एक ही सिंगल लेयर प्रेजेंट होने की वजह से मटेरियल जो होते हैं एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाते हैं, और यही आपके एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में बिटवीन द बॉडी और द एक्सचेंज एंड इंटरनल एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ टाइप अगर हम देखें तो ये जितने भी टिश्यूज हैं, मैंने आपको एक वर्डिंग बताई थी कि ये जितने भी टिश्यूज हैं सब किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपकी ब्रिक्स है, ब्रिक्स को लगाने के लिए भी तो आपको फ्लोर की जरूरत होगी, कोई एक दीवार खड़ी करनी है तो ईंटें किस पे लगाओगे, हवा में तो ईंटें लगाओगे नहीं, ईंटों के लिए भी एक सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सेल्स भी है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है कि ऑल द एपिथेलियल टिश्यू यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्सटर्नल फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब आपका एपिथेलियल टिश्यू के नीचे और कोई अगर टिश्यू होता है तो वो दोनों टिश्यू को आपस में सेपरेट करने के लिए बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जैसे कि मैं 2 रूम की बात कर दूं तो 2 रूम के बीच में आप एक दीवार खड़ी करते हो ताकि वो 2 रूम आपस में सेपरेट हो सके। तो सिमिलरली एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे अगर और कोई टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो आपको आगे अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ने के लिए मिलेंगे डिफरेंट टाइप के, जैसे कि मस्कुलर टिश्यूज है भाई, एपिथेलियल टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यूज आपके, तो ये मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू और बाकी सारे टिश्यूज को भी सेपरेट करने के लिए उनके बीच में ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब भाई डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स ना डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपके, ठीक है, उनके फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक है याद करने की कि हमें एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन कैसे लर्न करनी है। तो एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन ना उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है, उसकी लोकेशन जो है उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही लिखा हुआ है, देखो, डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो उनका फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग उनकी लोकेशन और स्ट्रक्चर डिसाइड होती है, ठीक है। ये लाइन का मीनिंग ये हो गया। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करूं या लंग एल्वियोलाई की बात करूं तो वो किसमें हेल्प कर रहे थे, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे होते हैं या फिर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं। इसीलिए इनके जो सेल्स होते हैं सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, एकदम चपटे चपटे से सेल्स होते हैं जिनको हम सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली पतले सेल्स होते हैं, फ्लैट होते हैं और बहुत ही डेलिकेट होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये लोकेशन लिखी है, ईसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ द माउथ में, स्किन में प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी आपके स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स से बने हुए हैं।
लेकिन ये एक के ऊपर एक लेयर में अरेंज रहते हैं। जैसे कि ये आपका सिंगल लेयर है स्क्वायमस एपिथेलियल की, इसके ऊपर एक ही टाइप के सेल्स लगे हुए हैं, सिंपल फ्लैट सेल्स, बिल्कुल पतले पतले से। जबकि स्किन के अंदर बहुत सारे लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एक लेयर हो गई सेल की, ठीक है, इसी के ऊपर एक और लेयर ऑफ सेम सेल्स होती है। इस तरीके से आपके लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। देखो लिखा है अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, जो उन्हें वियर और टीयर से प्रोटेक्ट करते हैं। और इन टाइप के सेल्स को, इन टाइप के एपिथेलियम को हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम बोलते हैं। ये बना हुआ है इसका डायग्राम, और ये प्रेजेंट होते हैं आपके स्किन के अंदर। होते ये भी थिन सेल्स हैं, होते ये भी फ्लैट सेल्स हैं, बट अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स, बहुत ही मल्टीपल लेयर्स में आपके ये अरेंज्ड रहते हैं। बस ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, बस यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और ये उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। मैंने आपको बताए थे कौन से, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। कौन से बताए थे? कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, जो कॉलम शेप्ड होते हैं, लंबे लंबे से कॉलम होते हैं, बड़े बड़े से कॉलम्स बने होते हैं। इनका फंक्शन मैंने क्या बताया था, ये एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का क्या काम कर रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे होते हैं और सिक्रीशन का काम कर रहे होते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। टॉल सेल्स होते हैं, लंबे लंबे से पिलर लाइक सेल्स होते हैं, जिनको हम कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। ये किसी चीज का मूवमेंट भी करवाते हैं, ठीक है। देखो अब आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा, एक होते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल, ठीक है। एक कॉलमनार एपिथेलियल बताया था मैंने आपको, एक सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल बताया था। तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? लंबे लंबे से पिलर शेप्ड सेल्स होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और अगर मैं बात करूं आपके सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल की, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया की प्रेजेंस होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो क्या करवा रहे होते हैं? किसी भी सरफेस का, किसी भी मटेरियल का मूवमेंट करवा रहे होते हैं, उसको मूवमेंट करवा रहे होते हैं। जैसे कि म्यूकस का मूवमेंट, आपके गले के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है कि अगर कोई भी चीज गंदी आपके गले में चली जाती है तो आपको एकदम से खांसी आने लगती है, ताकि वो हमारे गले से बाहर आ जाए। तो वो जो मटेरियल जो हमारे गले के अंदर गया, वो तो हमारे यूज का था नहीं, तो उसको हमारी गला जो होता है खांसी के थ्रू बाहर निकालता है। तो बाहर कैसे निकालता है? हमारे ये इसोफेगस के अंदर ही कौन क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर सीलिया की प्रेजेंस होती है, और यही चीजों का मूवमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? चीजों का मूवमेंट करवाते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल। इसके बाद मैंने आपको बताए थे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, जो कि क्यूब शेप सेल्स होते हैं। इनका भी फंक्शन क्या होता है? या तो ये एब्जॉर्प्शन का फंक्शन कर रहे होते हैं, या तो किसी चीज का सिक्रीशन कर रहे होते हैं, या तो फिर ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब आपका वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसीलिए कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके किडनी टिब्यूल्स में एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, तो सलाइवा का सिक्रीशन करवाते हैं आपके, ठीक है। और कभी कभी ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर MCQ का क्वेश्चन आता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के अलावा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट का। जिस भी ऑर्गन में आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अलोंग विद द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, वो उसको प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। और कुछ बहुत एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना, एक एडिशनल, एक जैसे नहीं मॉडिफाई हो जाना, जैसे हमारे पहले के टाइम के फोन कैसे टाइपिंग वाले फोन थे, अब हमारे पास टच वाले फोन आ गए, तो हमारे फोन मॉडिफाई हो गए। तो ये एपिथेलियल सेल्स किसी किसी ऑर्गन्स में आपके स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं और ग्लैंड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? जूसेस सिक्रीट करना। क्या सिक्रीट करना? जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करना, एंजाइम सिक्रीट करना, हार्मोन सिक्रीट करना, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ग्लैंड्स के अंदर। किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना। और ये इनवर्ड फोल्डेड होते हैं, अंदर की तरफ फोल्ड
फोल्डेड होते हैं, इन्हीं को ही हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, इन्हीं को ही हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। तो कितने हमने एपिथेलियल पढ़ लिए? सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल, जो या तो किसी चीज का एक्सचेंज करवाने में हेल्प कर रहा था या तो ट्रांसपोर्ट करवाने में। कहाँ कहाँ प्रेजेंट था? माउथ में प्रेजेंट था, हमारे लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट था, हमारे और कहाँ पे प्रेजेंट था? लंग्स में, एल्वियोलाई में प्रेजेंट था आपका। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम, जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर हमने पढ़ा कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, जो आपका एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प कर रहा था। कहाँ प्रेजेंट थे? स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, जो क्यूब शेप सेल्स होते हैं, या आपके डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, जो आपके ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। इसी में ही भाई अब हमने नेक्स्ट पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। तो भाई सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू हमने क्या पढ़ा था? ब्लड पढ़ा था, विच इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, विच इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम लोग पत्थर लगाते हैं, कोई दीवार खड़ी करते हैं, तो जो पत्थर लगाने के बीच में हम सीमेंट डालते हैं, उस सीमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं सेल्स की लैंग्वेज में। सेल्स को आपस में जोड़े रखने के लिए उनके बीच में एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये मैट्रिक्स डिपेंड करता है कि आपका वो सेल, आपका वो टिश्यू किस टाइप का है। अगर मैं बात करूं बोन की, तो जो इसमें मैट्रिक्स होता है वो काफी सॉलिड और रिजिड होता है। कार्टिलेज की बात करूं तो सेमी सॉलिड होता है। ब्लड की बात करूं तो ये मैट्रिक्स फ्लूइड वाला होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपके टिश्यू किस टाइप के हैं, उनका मैट्रिक्स जो होता है उसी तरीके से होता है, या तो फ्लूइड होगा, या तो डेंस होगा, या तो रिजिड होगा। ये इनके कॉन्फिडेंस में, मतलब जो पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा उसका मैट्रिक्स उसी तरीके का ही होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, अब भाई ब्लड जो होता है वो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो है आपका यही फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा जो होता है यही आपका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इसी के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स सब कुछ प्रेजेंट रहते हैं। इसी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स की, सॉल्ट्स की, हॉर्मोन्स की भी प्रेजेंस होती है। और ब्लड किस में हेल्प करता है? मटीरियल के एक्सचेंज में, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद इसी में ही हमने नेक्स्ट पढ़ा था बोन, विच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? देखो ये इसका फंक्शन लिखा हुआ है, ये इसका फंक्शन लिखा हुआ है। जैसे ब्लड का फंक्शन ये लिखा हुआ था, ये ब्लड का फंक्शन था उसका, कि ब्लड क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर। सिमिलरली बोन का ये फंक्शन लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारे मसल्स को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। स्ट्रॉन्ग तो होती है हमारी बोन्स, होती है कि नहीं होती, और उसको आप ऐसे पकड़ करके तोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपने कोई भी सब्सटेंस को लिया, जैसे कि आपने कोई स्टिक को लिया, खाने वाला जो कोई भी खाने वाली जो चीज होती है उसको पकड़ कर कैसे तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, लेकिन ये आपकी नॉन फ्लेक्सिबल होती है, इतनी जल्दी ऐसे ब्रेक नहीं हो सकती है दो टुकड़ों में। ठीक है, बोन सेल्स जो होते हैं आपके एक हार्ड मैट्रिक्स के, इसकी मैट्रिक्स कैसी होती है? हार्ड होती है, जो किससे बनी हुई होती है? कैल्शियम एंड फास्फोरस से बनी हुई होती है। और इसके ऊपर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है कि बोन का जो मैट्रिक्स होता है, बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? काफी हार्ड होता है, उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की प्रेजेंस होती है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस होती है? कैल्शियम एंड फास्फोरस की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब दो बोन जो हैं आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, मतलब कनेक्ट नहीं कह सकते हैं, दो बोन के बीच में ना एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। अब ये दो बोन के बीच में कार्टिलेज इसीलिए प्रेजेंस होता है ताकि आपस में ये बोन रगड़ खा करके फ्रिक्शन की वजह से डैमेज ना हो जाए। कोई भी चीज अगर फ्रिक्शन उसको लग रहा है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर जैसे गाड़ी की बात कर ले, अगर हम मोटरसाइकिल की बात कर ले, तो जो हमारा व्हील है वो व्हील अगर आपके रोड से उसका फ्रिक्शन लग रहा है
रहा है तो एक टाइम पे आकर के वो जो आपका व्हील होता है वो खराब नहीं हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हमारी बोन्स के बीच में फ्रिक्शन होता रहेगा तो हमारी बोन्स खराब हो सकती हैं। तो इसीलिए उनके बीच में अनदर टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम कार्टिलेज टिश्यू कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। इसमें भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन्स और शुगर से बना हुआ होता है। ये कार्टिलेज जो होता है ये बोन्स की सरफेस को स्मूथ करने का काम करता है जॉइंट्स के पास में। जैसे कि ये मेरा जॉइंट है, ये जैसे मेरा एल्बो जॉइंट है, तो यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे एक बोन है, तो ये दो बोन के बीच में यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ताकि ये मेरी जो बोन है आपस में फ्रिक्शन की वजह से खराब ना हो जाए। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नोज में प्रेजेंट होता है, आपका ईयर में प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और लेरिंग्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हम जो कार्टिलेज होता है उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, कार्टिलेज को हम बेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने कान को ही देख लो, कान को आप बेंड कर सकते हो कि नहीं। लेकिन अगर आप बोन की बात करें तो अगर सपोज करो ये मेरी एक पूरी बोन है, तो अगर मैं चाहती हूँ मैं बोन को यहाँ से फोल्ड कर पाऊँ तो मेरी बोन फोल्ड हो सकती है? नहीं हो सकती है। बोन्स जो होती हैं वो बेंड नहीं हो सकती हैं, जबकि कार्टिलेज जो होता है वो बेंड हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है, बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है? तो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, ये टिश्यू बहुत ही इलास्टिक होता है और काफी स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है इसके अंदर। लिगामेंट्स के अंदर बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और आपको ये चीज याद रखनी है कि ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है। इसके ऊपर एक MCQ का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बोन को तो बोन से हमने कनेक्ट कर लिया, अब बात आती है कि मसल को बोन से कौन कनेक्ट करता है। तो BMW से आप याद रख सकते हो, BMW से आप याद कर सकते हो बोन एंड मसल। बोन एंड मसल जो है उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं टेंडेंस आपके, जो दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, बहुत ही लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब आपके लिगामेंट से एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको पैर में मोच आ जाती है, जैसे कलाई में मोच आ जाना या पैर में मोच आ जाती है, तो किस वजह से आ जाती है? तो ये जो मोच होती है आपकी, स्प्रेन होती है, ये मेनली आपके लिगामेंट की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? लिगामेंट की वजह से आती है। लास्ट में आपने दो टाइप के टिश्यूज पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू, एक पढ़ा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनका काम होता है स्पेसेस को फिल करना। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई जगह बची हुई होती है, जैसे कि अब अगर हम हॉल है, हमारा कोई एक बड़ा सा हॉल है, उसको डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे जगह बच जाती है तो हम वहां पे कोई चीज रखने का काम करते हैं। अगर हमारे बैग में भी अगर थोड़ी सी स्पेस होती है तो हम उसमें बुक्स डालने का काम करते हैं ताकि हमारा बैग स्टिफ रहे, हिले ढुले नहीं हमारा। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में ना कहीं कहीं जगहें बच जाती है, स्पेसेस बच जाती हैं, तो उन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं? कैविटीज बोलते हैं। कोई भी अगर खाली स्पेस होती है तो उस स्पेस को हम लोग कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटी। इस कैविटी को फिल करने का काम आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, जो स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स की सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स की सराउंडिंग में। जो दो नर्व्स हैं हमारी, उसके बीच में अगर कोई जगह खाली है तो वहां पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करता है और साथ साथ में रिपेयर भी करता है टिश्यूज को। ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, इसमें एक टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये एक टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह ही होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके टिश्यूज का रिपेयर करने में और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, लास्ट में आता है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। भाई एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हमारे मोटापे के सेल्स हैं, मतलब फैटू सेल्स हैं। तो एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? फैट सेल्स होते हैं आपके, जो आपके बिलो द स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। स्किन जो होती है आपकी, स्किन के जस्ट बिलो में प्रेजेंट होते हैं और आपके इन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स में, दो इंटरनल ऑर्गन है जैसे स्टमक और पैनक्रियास के बीच में प्रेजेंट हो जाएंगे। और ये फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? फैट से भरे हुए सेल्स होते हैं। आपको क्या प्रोवाइड
प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई वायर होती है तो वायर के सराउंडिंग में प्लास्टिक की कवरिंग होती है ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। सिमिलरली हमारी बॉडी अगर किसी से टकरा जाए तो उससे हमें चोट ना लग जाए, ठीक है। तो वो चोट ना लगने की वजह से हमारी बॉडी के स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, जो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। हमें ठंडी से भी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, हमें बाहर के किसी एक्सटर्नल शॉक से भी, किसी ने पकड़ कर आपको ऐसा मुक्का मार दिया धीरे से भी तो वो आपको लग सकता है ना, लेकिन अगर आपके बॉडी में ये स्किन फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो आपको जल्दी चोट नहीं लगती है, ठीक है। तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इनमें एडिपोसाइट्स नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो आपके एडिपोस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, एडिपोस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। तो देखो भाई आपके एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस और उनके छोटी छोटी डिटेल से रिलेटेड एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन और आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट आपका टिश्यू पढ़ेंगे दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना। अब मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं हमने अपनी बॉडी में 3 टाइप के पढ़े हुए हैं। हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एक हमने पढ़े थे स्केलेटल मसल्स, ठीक है, एक हमने पढ़ी थी स्मूथ मसल्स और एक हमने पढ़ी थी कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्केलेटल मसल के साथ, ठीक है। ये मसल्स जो होते हैं ना, इनमें स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका एमसीक्यू एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। यही हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है ताकि हमारा हाथ का मूवमेंट ठीक से हो पाए। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि मसल्स के अंदर ये स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स, ठीक है, जो आपके बोन से अटैच होती है, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। इसमें ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बताया था, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्ट्राइएशंस भी बोलते हैं। इसी की वजह से, ये स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होने की वजह से ही हम इनको स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेल्स कैसे होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं जिनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये लंबे लंबे से सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होती और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब आपको एक डिफरेंट टाइप की मसल्स मैंने बताई थी दैट इज नोन एज द इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिनके एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे फूड का मूवमेंट एलिमेंट्री कनाल में, हमारे ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये कौन करवाता है, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये करवाने का काम करती हैं आपकी स्मूथ मसल्स जिनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके मूवमेंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि जब हमारा मन करेगा तभी हमारा खाना ईसोफेगस में से पेट में जाएगा वरना नहीं जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आइरिस ऑफ द आईज में, यूरेटर्स में, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में। ये सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग ऐसे पॉइंटेड होते हैं, इस तरीके से पॉइंटेड एंड्स होती हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये आपके स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल्स बोलते हैं इनको हम। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, और इनको हम अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। मतलब स्मूथ मसल के 2 डिफरेंट नाम और होते हैं, दैट इज द इनवॉलेंट्री मसल्स क्योंकि उनके एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और आपके यही स्मूथ मसल में कोई भी अल्टरनेट लाइट और डार्क स्ट्राइएशंस नहीं प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इन्हें अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे दिल के अंदर भी एक मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। जिनको हम क्या कहते हैं, ये भी आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स कहलाई जाती हैं। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो भी सिलेंड्रिकल होती हैं लेकिन ब्रांच्ड होती है। देखो ब्रांचेस प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, ब्रांचेस प्रेजेंट है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपका,
ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ बहुत मसल्स जो आपकी क्या होती हैं, देखो दूसरी होती हैं आपकी वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। एक होती हैं आपकी वॉलेंट्री मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैन बी कंट्रोल, जैसे कि हम अपने कॉन्शियस से, जैसे कि मुझे अगर अपने हाथ को उठाना है, हमारे अंदर हाथों के अंदर और पैरों के अंदर स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम, इनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल करने की वजह से इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, और इनको हम लोग स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से देख रहे हो हर एक मसल के कितने कितने डिफरेंट नाम हैं आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम आपके नर्वस टिश्यू के ऊपर। भाई नर्वस टिश्यू आपका सीबीएसई का सबसे फेवरेट टॉपिक है। लेट मी टेल यू, ये 9th क्लास में भी और ये 10th क्लास में भी, और 10th क्लास में तो भाई बोर्ड्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है नर्वस टिश्यू, हर बार पूछा जाता है। तो भाई नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? ये नर्वस टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, और इनका काम क्या होता है? अपनी बॉडी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाना, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर विद इन आवर बॉडी। इसमें कौन कौन होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑल टोटल मिलाकर के हमारा नर्वस टिश्यू बनाते हैं। सेल्स ऑफ द टिश्यू, इन्हीं सेल्स, ये जो नर्वस टिश्यू है किस सेल से बने होते हैं? इनको हम कहते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन लिखाओ या नर्व सेल्स लिखाओ, मतलब एक ही होता है, ठीक है। इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो दिखा देती हूं। इनमें सबसे पहला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डेंड्राइट्स का, हेयर लाइक, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। बीच का जो पार्ट होता है उसको हम सेल बॉडी बोलते हैं आपका। इसी सेल बॉडी में से ये एक्सॉन नाम का लॉन्ग प्रोसेस निकल रहा होता है, कॉल्ड द एक्सॉन। लॉन्ग प्रोसेस निकल रहा होता है, और इसी का ये जो ब्रांच पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसी ब्रांच पार्ट को हम नर्व की एंडिंग बोलते हैं। तो क्या क्या प्रेजेंट हो गया? डेंड्राइट प्रेजेंट हो गया, जो हेयर लाइक, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो होता है, ये डेंड्राइट्स मिलकर के सेल बॉडी बना रहे हैं। सेल बॉडी से आपका एक्सॉन निकल रहा है, और एक्सॉन की एंडिंग को हम नर्व एंडिंग या एक्सॉन की एंडिंग भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाना, और उस सिग्नल को हम क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स बोलते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी ये नर्व सेल्स पहुंचा रही होती हैं, ट्रांसमिट कर रही होती है, उनको हम कहते हैं नर्व इंपल्स। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहां से कहां ट्रैवल करती है। जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा डेंड्राइट टू एक्सॉन एंडिंग या नर्व की एंडिंग में जाती है। कभी भी इंफॉर्मेशन उल्टी फ्लो नहीं होती है, कभी भी इंफॉर्मेशन उल्टी फ्लो नहीं होती है, हमेशा इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक जाएगी। याद रखना, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू पूछा जाता है। तो इसका ऑल टोटल मिलाकर के क्या फंक्शन होता है? हमारी मसल्स की मूवमेंट करवाना, हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। तो ये सारी चीजें, हमारे मसल्स और नर्व टिश्यू आपस में मिलकर के हमारे बॉडी का मूवमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? यही नर्व सेल्स और मसल सेल्स मिलकर के, लास्ट में लिखा हुआ है कि द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चेंज हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो उस चेंज में हमारी बॉडी नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के कॉम्बिनेशन के साथ ही काम करती है। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाता है कि कौन से ऐसे दो टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी का मूवमेंट करवाते हैं। वो होते हैं आपके नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे एंड हो जाती है हमारी पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका नर्वस टिश्यू के मतलब एक्टिविटीज की। भाई एक्टिविटीज क्या क्या हैं आपके इसी एनिमल टिश्यू में। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटीज। तो भाई एक्टिविटीज आपकी 3 तरीके की हैं। सबसे पहली एक्टिविटी ये है कि भाई आपको ब्लड लेना है, जो स्लाइड होती है उसके ऊपर ब्लड का ड्रॉप डालना है, और उस ब्लड को आपको माइक्रोस्कोप में चेकआउट करना है। तो जब आप माइक्रोस्कोप में चेकआउट करोगे तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखेंगे। सबसे
सबसे पहले तो आपको आरबीसीज ही दिखेंगी, रेड ब्लड सेल्स दिखेंगे, डब्ल्यूबीसीज दिखेंगी जो कि कुछ 3 टाइप की होती हैं आपकी। एक होती हैं न्यूट्रोफिल्स, अब ये आप लोग पहचान नहीं पाओगे लेकिन दिखती हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल होती हैं, इओसिनोफिल होती हैं और बेसोफिल होती हैं, ठीक है। इनके बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन ये एक्टिविटी में लिखा है तो मैं आपको बता रही हूँ। ये डिफरेंट टाइप के आपको डब्ल्यूबीसीज दिखेंगे और प्लेटलेट्स भी दिख जाते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत। तो सबसे पहली एक्टिविटी यही गिवन है आपकी बुक में। नेक्स्ट एक्टिविटी ये गिवन है कि आपको डिफरेंट मस्कुलर टिश्यूज को उनके शेप में, उनके न्यूक्लियस के नंबर में कंपेयर करना है। क्या करना है? उनके शेप को, उनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई को, कि न्यूक्लियाई एक्चुअली में लोकेटेड कहाँ पे होते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आपके स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं, कैसी होती हैं आपकी? सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, ये मैंने आपको बताया ही था। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की होती है। स्मूथ मसल क्या होती हैं? स्पिंडल शेप्ड होती हैं आपकी। कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप्ड होती हैं आपकी। और कार्डियक मसल ये भी आपकी सिलेंड्रिकल होती हैं। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती हैं आपकी, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्मूथ मसल्स में, स्ट्राइएटेड मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड का मतलब स्केलेटल मसल्स भी होता है। क्या होता है? स्केलेटल मसल भी होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं आपकी, ठीक है। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बुक में ही लिखा है आपके। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो स्केलेटल मसल का जो पोजीशन होता है वो पेरिफेरल पे लोकेट होता है। पेरिफेरल लोकेटेड पेरिफेरली, ठीक है। पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब होता है कि जैसे अगर आपका ये स्केलेटल मसल है आपकी, तो ये पेरिफेरी पे, यहाँ पे लोकेटेड होंगे आपके कोने कोने में, जहाँ पे आपकी बाउंड्री प्रेजेंट होती है वहाँ पे, तो ये पेरिफेरली लोकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? पेरिफेरल लोकेटेड, ठीक है। और ये आपका सेंट्रली लोकेटेड होता है, जैसे कि ये आपकी स्पिंडल शेप्ड मसल है तो बीच में प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? सेंट्रली लोकेटेड होगा, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होते हैं आपके ये न्यूक्लियस इसके। सिमिलरली इसके भी, कि ये भी सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं कैसे होते हैं? सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेक श्योर ज़रूर करना कि आप इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। और बस जाते जाते क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि जब भी मैं आपकी क्लासेस लूँ आपको टेलीग्राम चैनल से अपडेट मिल जाए। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है डिफरेंट कंटेंट के लिए या फिर कोई क्वेरी के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कर सकते हो, खुशबू_भाटिया। भाटिया की स्पेलिंग जरा चेकआउट कर लेना। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जहां पे मैं आपके लिए कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ और साथ साथ में आप मुझसे वहां पे क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो बस जाते जाते क्या कर देना? सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।